वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की सर्वश्रेष्ठ रचना रश्मि रथी की इन पंक्तियों ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। Hello friends, I am Tirthankar Roy Chaudhary, founder director Eden IAS, an organization that is dedicated to train aspirants for the civil services examination. दोस्तों, कई सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को यूपीएससी की तैयारी करते हुए देखा है और आप सभी इस बात को मानते होंगे कि perhaps UPSC Civil Services Examination is the most prestigious examination that we have in this country. That's why every year lakhs of aspirants they appear for this examination, but only few make it to the final list. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग अपनी तैयारी तो करते हैं, बट वो तैयारी एक चैनलाइज्ड वे में नहीं होती। उनको नहीं पता होता कि क्या नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोगों से मिलेंगे जो आपको तैयारी के बारे में बताते हैं, मोस्टली लोग आपसे ये कहेंगे कि आपको क्या करना है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। तो आज जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आया हूँ आपसे बात करने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, और इससे रिलेटेड मैं आपको 5 बड़ी बातें बताऊंगा जो अगर आप ध्यान में रखें तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। और ये 5 बातें हैं। पहला, अवेयरनेस। दूसरा, आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी होगी अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के अराउंड। थर्ड, कंसिस्टेंसी। फोर्थ, क्वालिटी ऑफ लर्निंग। और फिफ्थ, एन एप्लीकेशन माइंड। तो चलिए इन सभी पे हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। करीब करीब 10 लाख लोग इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और हर साल इतने ही करीब करीब लोग फॉर्म भी भरते हैं, बट उनमें से 50% बैकआउट कर जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से पहले ही। तो आप सोच कर देखिए कि खेल शुरू होने से पहले ही आधे से ज़्यादा लोग गायब। और इसका रीज़न ये है कि उनको एग्जामिनेशन के बारे में पता ही नहीं है। अवेयरनेस। आप सोच कर देखिए कि आप कुछ काम करने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं, तो आपको कैसे उस काम में सफलता मिलेगी? अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। अवेयरनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है ये पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और थर्ड, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। मैं कई एस्पिरेंट से मिलता हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और अगर उनसे कोई एक टॉपिक पूछ लो कि ये कौन से पेपर का हिस्सा है, GS 1, 2, 3 या 4, वो नहीं बता पाते। अवेयरनेस बिल्ड करिए। सबसे पहले इस एग्जामिनेशन के बारे में अवेयरनेस बिल्ड करिए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आप जाइए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करिए और आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस देखने पर हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आए, पर आपको एक तरीके से ये समझ में ज़रूर आएगा कि यूपीएससी के कौन कौन से टॉपिक्स के अराउंड ये सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम जीएस पेपर 1 को देखें तो उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी है, उसमें सोसाइटी भी है। तो आपको पता लगता है कि इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर यूपीएससी ने एक पेपर बनाया है विच इज़ जीएस पेपर 1। वैसे ही बाकी जीएस पेपर भी कई सारे सब्जेक्ट से मिलकर बने हुए हैं। तो जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको ये पता लग जाता है कि यूपीएससी ने जो सिलेबस बनाया है उनमें किन टॉपिक्स को शामिल किया है और ये टॉपिक्स किन सब्जेक्ट से आ रहे हैं। अब अगर आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे, जो कि हो सकता है साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, आपको एक चीज़ देखने में मिलेगी कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीएस पेपर में ज़रूर इन्वॉल्व होगा। तो ये एक अवेयरनेस है कि मैं क्या ऑलरेडी जानता हूँ और मैं क्या मुझे और जानना है और मैं किस तरीके से और उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ। जब आप एक बार सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन समझने के लिए आप कोशिश करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देखने पर अगेन हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आए, बट आपको यह समझ में आ जाएगा कि सिलेबस के कौन से टॉपिक से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। इससे आप अपने सिलेबस में कुछ हॉटस्पॉट्स ढूंढ पाएंगे। देखिए, कोई भी टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है,
ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी कहीं से भी सवाल पूछ सकती है। बट जब आप एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को तो आप देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हर पेपर में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वही होते हैं हॉट स्पॉट्स सिलेबस के। तो अगर आपको ये हॉट स्पॉट्स मिल गए तो आप अपनी अवेयरनेस को और बढ़ा सकते हैं एग्जामिनेशन के अराउंड। सो पहली बात जो आपको बिल्ड करनी है अपने अंदर कि आपको अवेयरनेस लाना है। और ये अवेयरनेस आप कैसे ला सकते हैं? पहला, आप सिलेबस को समझिए अच्छे से, और दूसरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देखिए। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक फील मिलेगा एग्जामिनेशन का। सेकंड, स्ट्रैटेजी। आप सोच कर देखिए, जितने भी महान शासक हुए, आप चाहे वो ले लीजिए सम्राट अशोक, सम्राट समुद्रगुप्त, छत्रपति शिवाजी महाराज, नेपोलियन बोनापार्ट या अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप किसी को भी ले लीजिए, इन सब के पास वॉर प्लान था। अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं होगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है तो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बैटलफील्ड में सबके पास वेपन्स होते हैं, आर्मर्स होते हैं, सबके पास तरह तरह के डिवाइसेस होते हैं, लेकिन जिसके पास वॉर प्लान होता है वही बैटल जीतता है। तो इसलिए आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी जिसके अराउंड आप ये प्रिपरेशन कर सकें। अब ये स्ट्रैटेजी कैसी होगी? कई लोगों को लगता है कि यूपीएससी का पूरा एग्जामिनेशन जो है वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है। इसके 3 स्टेज हैं, पहला प्रिलिमिनरी स्टेज, दूसरा मेन स्टेज और तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये सोचते हैं कि पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, अगर प्रीलिम्स में पास हो गए तो हम मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस में पास हो गए तो देखेंगे पर्सनालिटी टेस्ट। बट आपको बता दूं फ्रेंड्स, दिस इज एन इंटीग्रेटेड जर्नी। The 3 stages are not compartmentalized, they are related to each other. अगर तैयारी होती है तो सिर्फ मेंस की होती है, और अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से करेंगे तो प्रीलिम्स आपका एक बाय प्रोडक्ट है उसका। अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से तो प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप होती रहती है, क्योंकि प्रीलिम्स टेस्ट मोर अबाउट द रेंज ऑफ योर नॉलेज, whereas मेंस टेस्ट अबाउट द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज। अगर इस एग्जामिनेशन में आपके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप 2 सेंटेंसेस लिख सकें और अपने वर्ड्स में, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हैं, क्योंकि किताबें बहुत हैं, मटेरियल बहुत है, आप उसको पढ़ते रहिए और आप सोचेंगे कि वो मैं सब अपने दिमाग में रखूंगा और एक दिन उगल दूंगा जाकर, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। वी नीड ऑफिसर्स, वी डू नॉट नीड रोबोट्स, वी डू नॉट नीड कंप्यूटर्स। तो आपके पास ओपिनियन बिल्ड करने की ताकत होनी चाहिए। और वो ओपिनियन कैसा होगा? वो ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड होगा, वो ओपिनियन इकोनॉमिकली वायबल होगा, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगा, सोशली एक्सेप्टेबल होगा, पॉलिटिकली पॉसिबल होगा। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब आपके पास एक राइट स्ट्रेटजी है तैयारी करने की। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो लोगों को ये लगता है कि मोस्टली करंट अफेयर्स से ही प्रीलिम्स का पूरा एग्जामिनेशन क्रिएट होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप 5 मेन पिलर्स पे फोकस करेंगे तो करंट अफेयर्स एड ऑन की तरह काम करेगा। जैसे हम किसी बहुत बड़े शॉप में जाते हैं और वहाँ पे कॉम्बो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं कि आप कुछ चीज़ें ले लीजिए और कुछ चीज़ें अपने आप एड ऑन हो जाती हैं। वैसे ही अगर आप ये 5 पिलर्स पे ध्यान देंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में तो करंट अफेयर्स एक एड ऑन की तरह काम करेगा। और ये 5 पिलर क्या हैं? ये हैं हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अगर आप ये 5 एरियाज को बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया है जहां पर कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है। कोई नहीं बोल सकता कि करंट के मेरे सारे क्वेश्चंस सही हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इंफॉर्मेशन ड्रिवन होते हैं और फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो या तो आपको फैक्ट पता है या तो आपको नहीं पता है। बट जो पिलर्स से क्वेश्चन आते हैं, इट मीन्स जो 5 पिलर्स जो मैंने आपको अभी बताए, वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं और उनमें थोड़ा सा करंट का मिक्स हो सकता है। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी आपकी यही होनी चाहिए प्रीलिम्स को लेकर कि आप बहुत ज़्यादा फोकस करें इन 5 पिलर्स पे, और करंट अफेयर्स उसके ऊपर एक एड ऑन की तरह काम करेगा। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप करंट अफेयर्स से भी कुछ डिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ फैक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो यूपीएससी का एग्जामिनेशन आपसे क्लियर नहीं होने वाला। कोई दूसरा एग्जामिनेशन हो सकता है, यूपीएससी का एग्जामिनेशन फैक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, जहां फैक्ट सिर्फ आप प्रेजेंट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। अब मेंस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप मुझे पूछेंगे एक स्किल जो डिफरेंशिएट करती है उन लोगों को जिन्होंने सिलेक्शन जिनका हो गया है और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, I would say that skill is the skill of answer writing.
if you can write answers well, then you can qualify this examination. ध्यान रखिए फ्रेंड्स, दैट मेंस रिटन के जो मार्क्स होते हैं वही तय करता है आपका सिलेक्शन। पर्सनालिटी टेस्ट बस ये तय करता है कि आपकी रैंक कौन सी आएगी। जनरली स्पीकिंग ऐसा होता है कि जिन्होंने मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, उनका पर्सनालिटी टेस्ट में अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, स्टिल दे मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। बट ऐसा बहुत रेयर होता है जिन्होंने मेंस में बहुत ही मिजरेबली परफॉर्म किया है और पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड दे मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। देयर आर सम नोटेबल एक्सेप्शंस ऑफ दैट कैटेगरी एज वेल, बट जनरली स्पीकिंग यही होता है कि जो मेंस में बहुत अच्छे से अपना आंसर्स लिखते हैं उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आते हैं, और उसके बाद जब वो पर्सनालिटी टेस्ट देते हैं तो पर्सनालिटी टेस्ट में अगर उनका इंटरव्यू अच्छा चला जाता है तो सोने पे सुहागा, और उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज या जो भी उनकी प्रेफर्ड चॉइस ऑफ सर्विस है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप मेंस को लेकर ये फोकस करिए कि आप में आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए, और आंसर राइटिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। आप लिखना शुरू करिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उससे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है, या कोई भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे या जिसके भी अंडर आप गाइडेंस ले रहे होंगे, उनसे कोई क्वेश्चन पूछिए उसके अराउंड, और आप एक आंसर लिखने की कोशिश करिए। कोशिश ये भी करिए कि आपके उस आंसर को कोई इवैल्यूएट करे। जब आपके आंसर को इवैल्यूएट किया जाता है तब उस पर फीडबैक मिलता है आपको ये पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं क्या वो सही तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं। सो मेंस के अराउंड अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड करनी है तो वो है स्ट्रैटेजी ऑफ आंसर राइटिंग। क्योंकि आप जितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपने उसको आंसर के फॉर्म में नहीं लिख पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपको मेंस में मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपको मेंस में मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस एक तरीके से दोनों में फर्क है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आंसर आपके सामने है, यू हैव टू ओनली आइडेंटिफाई विच इज द राइट आंसर। बट मेंस में आपको रिकलेक्ट करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करने पड़ते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स तभी बिल्ड होंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। अब एक चीज़ देखिए, सोच के देखिए कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें यह लिखा गया है कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में किस तरफ जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन पूरा ओपिनियन बेस्ड है और आपको एक तरीके से एस्टिमेशन करना है फ्यूचर का। हमें पता नहीं है कि किस तरफ जाने वाला है ये रिलेशनशिप, बट हमें गेस करना है। तो ये गेस वाइल्ड गेस नहीं होना चाहिए, ये इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपके पास अच्छे तरीके से मटेरियल होगा। आप उस मटेरियल को कंपाइल कर सकते हैं, उस मटेरियल को इंटरप्रेट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, उससे रिलेटिव इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, उससे एक आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं विद एविडेंसेस। जब आप ये कर बैठेंगे तभी आपको वो मार्क्स मिलेंगे जो आप देख रहे हैं। तो मेंस के अराउंड अगर आप पूछेंगे, जैसे मैंने आपको बताया प्रीलिम्स में 5 पिलर्स हैं और करंट अफेयर्स उसके ऊपर एक तड़का है, तो मेंस में वैसे 3 पिलर्स हैं। अगर आप इन 3 एरियाज में अच्छे से काम कर गए तो बहुत चांस है कि आपका मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, वो भी विथ फ्लाइंग कलर्स। एंड दीज 3 एरियाज आर, फर्स्ट इज योर एसे पेपर। मोस्ट ऑफ द पीपल दे नेग्लेक्ट द एसे पेपर। उनको ये लगता है कि हाँ, एक पेपर आएगा, हम भी कुछ लिख देंगे। But essay is very difficult to write if you have not practiced it properly, dear friends. Why? Because essay में आपको एक टॉपिक मिलता है और उसी टॉपिक को आपको सस्टेन करना होता है। तो उस टॉपिक को जब आप सस्टेन करेंगे तो आपको दिखेगा आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम देयर इज अ मेंटल ब्लॉकेज। व्हाई? बिकॉज यू हैव नेवर डबते रहना चाहिए। आप वेट मत करिए कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन खत्म होगा उसके बाद मैं ऐसे लिखूंगा पहली बार। आप लिखना शुरू करिए, बहुत बुरा लिखिए बट लिखना शुरू करिए। आप अपने आप को ये चेक तो करिए कि 1200 वर्ड्स किसी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं कि नहीं। मोस्टली एस्पिरेंट्स 300-400 वर्ड्स के बाद चोक हो जाते हैं, उनको नहीं पता कि उन्हें क्या लिखना है। तो ऐसे पहला पिलर है जो आपको एक अनसेलेबल एडवांटेज देगा। दूसरा है एथिक्स, और एथिक्स एक ऐसा जीएस पेपर है जो बाकी जीएस पेपर से अलग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप जीएस पेपर 1, 2 या 3 को देखेंगे तो इन जीएस पेपर्स में मोस्टली वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एनवायरनमेंट में हैं, जैसे कि पॉलिटी, जैसे कि इकोनॉमी, जैसे कि सोसाइटी, जैसे कि एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें, साइंस एंड टेक, ये सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में हैं।
बट जीएस पेपर 4 टेस्ट्स व्हाट इज इनसाइड यू। तो आप ध्यान में रखिए कि जीएस पेपर 4 को जिसने अच्छे से तैयार कर लिया उसके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे के साथ साथ जीएस पेपर 4 या एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वाला पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पेपर के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है थियोरेटिकल और दूसरा है केस स्टडी। केस स्टडी मोस्टली ये चेक करता है कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए, तो आप कैसे ऑफिसर बनेंगे, आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या नहीं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर है या नहीं, आप क्रिटिकल सिचुएशन स्पेशली अंडर स्ट्रेस में कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो ये सब कुछ आपका केस स्टडी वाला सेक्शन चेक करता है। और तीसरा जो पिलर है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल 500 मार्क्स के होते हैं और अगर आप दोनों पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो एसे के साथ साथ और एथिक्स के साथ साथ ये टोटल 1000 मार्क्स डिसाइड कर देंगे कि आप आईएएस बनेंगे या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जीएस पेपर 1, 2, 3 आप खुद ही देख लीजिएगा, एक रिसर्च करिएगा कि पिछले 5 ईयर्स का आप एक रिजल्ट निकालिएगा और उनका एक एनालिसिस करिएगा क्रूड। 1, 2, 3 का जो एवरेज मार्क्स है वो रैंक 1 और रैंक nth के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा लीड होगी और यही कारण है कि लोग बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं मेंस में या बहुत कम स्कोर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स में 5 पिलर हैं, मेंस में 3 पिलर हैं और वो 3 पिलर हैं एथिक्स, एसे और ऑप्शनल पेपर। तो ये हो गई बात स्ट्रैटेजी की। पहले आप अवेयरनेस बिल्ड करिए एग्जामिनेशन के बारे में, दूसरा आप स्ट्रैटेजी बनाइए, तीसरा कंसिस्टेंसी। देखिए, जब आप स्कूल या कॉलेज में थे तो आपके अराउंड एक इकोसिस्टम था जो आपको हेल्प करता था कि आप डेली अपना रूटीन फॉलो करें। बट जब आप मोस्टली प्रिपेयर करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि आपके साथ वो इकोसिस्टम मोस्टली मिसिंग होता है। यू आर ऑन योर ओन। रिमेंबर माई फ्रेंड्स दैट द लोन वुल्फ डाइज बट द पैक सर्वाइव्स। इसलिए एक इकोसिस्टम आपको चाहिए जो आपको कंसिस्टेंसी दे। ये इकोसिस्टम आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? लाइक माइंडेड पीपल जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ बात करिए। ऑब्वियसली दोज हु आर सिंसियर अबाउट द एग्जामिनेशन। ऐसे लोग आपको कहाँ मिलेंगे? आपके कोचिंग में मिल जाएंगे, आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ मिल जाएंगे। ये इकोसिस्टम आपको कंसिस्टेंट बनाएगा, क्योंकि जब आप अकेले मेहनत करते हैं तो आप मोटिवेशन के दम पे खुद को चलाते हैं। Motivation is something which lasts for a very small period of time. It is dedication that lasts for long. और उसके लिए आपको एक ecosystem चाहिए. Most of the times, the students remain isolated, and this isolation destroys their enthusiasm. अगर आप में consistency होगी, तो आप round the clock, 7 days a week and 365 days a year आप मेहनत कर पाएंगे। और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए मैंने एक चीज़ जो देखा है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मैंने देखी अपने अंडर, तो जो चीज़ जो मैंने समझा है वो ये है कि नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट क्लियर्स द एग्जामिनेशन, नॉट द मोस्ट हार्ड वर्किंग क्लियर्स द एग्जामिनेशन, बट द मोस्ट डिसिप्लिन्ड क्लियर्स द एग्जामिनेशन मोर ऑफन देन नॉट। इसका मतलब कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्लियर करने के। चौथी चीज़ जो है वो है क्वालिटी ऑफ लर्निंग। आप देखेंगे मोस्टली लोग बोलते हैं कि मैं 17 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? मैं 3 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ रोज़, मैं 5 मैगज़ीन पढ़ता हूँ महीने में। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। क्वालिटी ऑफ लर्निंग ऑलवेज मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ लर्निंग। अगर आप 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं और रोज़ पढ़ रहे हैं विथ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, तो आप इंपॉर्टेंट मैटर उससे निकाल सकते हैं। तो आप क्वालिटी पे फोकस करिए, आप क्वांटिटी पे मत जाइए। और क्वालिटी कैसे होगी? आप ये देखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके अराउंड क्या आप ओपिनियंस बिल्ड कर सकते हैं, क्या आप आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या आप आंसर लिख सकते हैं, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो ही क्वालिटी है आपके लर्निंग में। अदरवाइज यू आर नॉट गेटिंग एनी लर्निंग आउटपुट। और जो 5वीं सबसे बड़ी चीज़ है वो है एबिलिटी टू अप्लाई। अगर आपने अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं करना सीखा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन कैसा होगा?
ये एप्लीकेशन होगा आंसर राइटिंग के थ्रू, ये एप्लीकेशन होगा जब आप पर्सनालिटी टेस्ट में अपने जवाब देंगे, ये एप्लीकेशन तब होगा जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो आप सोचिए, इस एग्जामिनेशन के लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट चाहिए जो कि प्री में हेल्प करेगा, एक सब्जेक्टिव माइंडसेट चाहिए जो मेंस में हेल्प करेगा, और आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी पर्सनालिटी टेस्ट में। क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके डैफ के अराउंड जो आपको एक सिचुएशन में डाल देंगे और पूछेंगे कि आप क्या करेंगे। आपकी अवेयरनेस, आपके पॉजिटिव वैल्यूज़, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, आपका एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी चेक होती है पर्सनालिटी टेस्ट में। तो अगर आपके पास राइट अवेयरनेस है, अगर आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली है, आप कंसिस्टेंट हैं, आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं क्वांटिटी से ज़्यादा, और आपने एक एप्लीकेशन माइंडसेट डेवलप कर लिया है, तो ये एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो सकता है। जैसे मैंने अपनी बात रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों से की थी, मैं उन्हीं की पंक्तियों की मदद से इस बात को अंत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दैट्स माई टाइम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।